स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो फिर सीधा स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासुओ फिर से मिस्टर सुताया को अपनी लिखी हुई स्टोरीज दिखाने आता है और स्टोरीज को पढ़कर मिस्टर सुताया कहते हैं नाइस वर्क। नासुओ ये सुनकर कहता है सही में? फिर मिस्टर सुताया कहते हैं नहीं नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अवार्ड पीस से बेहतर कुछ लिखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसके बाद से तुम्हारा सबसे अच्छा काम है। तुमने अलग अलग जॉनरास में हाथ आजमाए, लेकिन मुझे लगता है कि यंग एडल्ट फिक्शन ही तुम्हारा असली स्टाइल है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, जब प्रोटैगनिस्ट के इमोशन दो तरफ फंस जाते हैं, उन मोमेंट्स में तुमने उनकी कंफ्यूजन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। तुम्हारा मेटाफोर यूज करने का तरीका बहुत अच्छा है और उससे उसके दर्द को समझना और महसूस करना आसान हो जाता है। अगर तुम इतनी आसानी से ऐसी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो तो मुझे लगता है मुझे पूछना ही पड़ेगा, नात्सुओ क्या तुम्हें अपने किसी करीबी पर क्रश है? यह सुनकर नात्सुओ हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ अपने घर वापस आ गया है और वहाँ पर रूई उसका स्वागत करती है और उससे पूछती है मिस्टर सुताया को तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट कैसी लगी? फिर नात्सुओ उसे बताता है उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छा था, हमने कुछ चेंजेस करने और इसे वन शॉट के रूप में पब्लिश करने के बारे में बात की। रूई ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है सच में ये तो कमाल है, बहुत अच्छे। फिर रूई नासुओ से पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया? नासुओ उस पर कहता है हाँ मैंने बाहर कुछ खा लिया था क्योंकि काफी देर हो गई थी। ये कहकर नासुओ अपने कमरे में चला जाता है और फिर उसे मिस्टर सुताया और एलेक्स की बातें याद आती हैं और इस पर वो कहता है शायद मैं वाकई में रूई को चाहने लगा हूँ। ये अलग लगता है उस वक्त से जब मैं हीना के प्यार में पड़ा था, लेकिन रूई तब से मेरे साथ है जब से हीना चली गई है। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ और वो मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन गई। मुझे इससे अपने आप को भटकने नहीं देना चाहिए। मैंने हमेशा के लिए हीना के साथ रहने की कसम खाई थी, भला ही हमारा ब्रेकअप हो जाए। इसके बाद नासुओ अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, सोचने के लिए मान लो अगर रूई और मैं सच में डेट करने लगे तो पहला पॉइंट हमारे पेरेंट्स यही सोचेंगे कि उन्होंने शादी करके गलती कर दी। दूसरा पॉइंट वो मेरे दोस्त की क्रश है और वो मुझे धोखेबाज समझेगा। तीसरा पॉइंट वो हीना की छोटी बहन है और वो यही सोचेगी तुम्हारी किस्मत एक के साथ नहीं जुड़ी तो तुम दूसरे के पास चले गए। चाहे जैसा भी देखो ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठ जाएगा। मुझे पहले से ही पता है कि कौन सा एक्शन सबसे सेफ है, ये चीजें और ज्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए मुझे ये फीलिंग हर हाल में दबानी होगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और रूई नासुओ के कमरे के दरवाजे को नॉक करके कहती है तुम और कितनी देर तक बेड पर लेटे रहोगे? 8 बजने वाले हैं, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। नासुओ उस पर कहता है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पर थोड़ा बदलाव करने के लिए मैं देर तक जागा था, मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम मेरे बिना चली जाओ। रूई ये सुनकर कहती है ठीक है बस लेट मत होना। पर हमें बताते हैं कि रूई के साथ स्कूल न जाना नासुओ का प्लान था और वो उस पर कहता है जैसा कि एलेक्स ने कहा था जितना ज्यादा मैं उसे जानता हूँ और उसके साथ वक्त बिताता हूँ उतना ही मेरा प्यार उसके लिए बढ़ जाता है। अगर एलेक्स की ये बात सच है तो अगर मैं उसे जितना हो सके उतना अवॉइड करूँ तो उसके लिए मेरी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ रूई को कई दिनों तक अवॉइड करता है, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि घर में भी। फिर एक दिन रूई नासुओ को स्कूल में रोक लेती है और सबसे पहले वो उसे उसका लंच देती है जो वो भूल गया था और फिर वो नासुओ से कहती है क्या तुम मुझे आजकल अवॉइड कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा कहो। नासुओ उस पर कहता है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये कहकर नासुओ वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन फिर तभी रूई उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है रुको मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर किया है तो मुझे बस बताओ। इसके बाद नासुओ रूई से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। नासुओ के हाथ छुड़ाने से रूई का बनाया हुआ लंच नीचे गिर जाता है। इस वजह से रूई चिल्लाकर नासुओ से कहती है अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो ठीक है तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रूई उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूई नदी किनारे अकेले बैठी है और वो काफी उदास है। फिर हमें बताते हैं कि 9 बज गए हैं लेकिन रूई अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटी है, जिस वजह से रूई की मॉम नासुओ से पूछती है क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है? फिर नासुओ उन्हें बताता है आज मेरा और रूई का झगड़ा हो गया था, शायद इसी वजह से वो क्लब में भी नहीं आई थी, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। ये कहकर नासुओ रूई को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ रूई को हर जगह ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। फिर काफी देर बाद रूई उसे नदी किनारे मिलती है और नासुओ भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना समय हो रहा है? फिर रूई उससे बताती है मैंने अपनी एक हेयर पिन खो दी जो तुमने मुझे दी थी, मैं स्कूल के बाद यहाँ आसपास घूम रही थी और पता ही नहीं चला कि कब एक खो गई। नासुओ उस पर कहता है बस इतनी सी बात, छोड़ो उसे, मैं तुम्हें एक नई खरीद दूंगा, चलो चलते हैं। रूई इस पर कहती है नहीं मुझे दूसरी नहीं चाहिए, अगर वो तुम्हारी दी हुई नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर नासुओ से पूछता है लेकिन क्यों? रूई उसे रोते हुए बताती है मैं खुश थी क्योंकि वो पहली बार था जब तुमने मुझे क्यूट कहा था। ये सुनकर नासुओ रूई का हाथ पकड़ता है और
उससे कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ मुझे उससे ज्यादा परेशान मत करो जितना मैं पहले से हूँ। ये सुनकर रुई नासुओ के हाथ पर अपना हाथ रखती है और साथ में वो नासुओ के करीब आकर उसे किस कर लेती है और इस बार नासुओ भी उसकी किस को डॉज नहीं करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि किस करते वक्त नासुओ की नजर रुई के हेयर पिन पर पड़ती है और वो उसे ढूंढ लेता है। फिर वो उसे उठाकर रुई को देता है जिससे रुई काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ और रुई वापस घर जा रहे होते हैं और रास्ते में रुई नासुओ से पूछती है तुमने उस किस से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सुनकर नासुओ उससे कहता है और तुम्हारा क्या, तुमने उस वक्त मुझे किस करने का फैसला क्यों किया। रुई इस पर कहती है तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाते हैं और नासुओ फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया था और इस वजह से उसे लाइब्रेरी में किताबें ऑर्गेनाइज करने की सजा मिलती है। लाइब्रेरी में आशिहारा भी मौजूद थी तो वो नासुओ की किताबें ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद करने लगती है और वो नासुओ से पूछती है क्या तुम कल रात देर तक जागे थे। नासुओ उस पर कहता है नहीं बस मुझे एक बुरा सपना आया था, शायद स्ट्रेस का असर हो रहा है। आशिहारा ये सुनकर कहती है कैसा स्ट्रेस, फ्यूचर के बारे में या तुम्हारी राइटिंग के बारे में। नासुओ उस पर कहता है तुम शायद ये कह सकती हो कि ये फ्यूचर के बारे में है। ये सुनकर आशिहारा कहती है समझ गई, अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि तुम जितनी हो सके फिक्र करो। तुम्हें याद है ना हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, हम राइटर्स अपनी जिंदगी से जितना मटेरियल मिल सके उसे ले लेते हैं। तुम्हें किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, इसमें मुश्किलें भी शामिल है। आशिहारा की बातें सुनकर नासुओ को काफी तसल्ली मिलती है और फिर वो दिन रात अपनी राइटिंग पर काम करता है। यहाँ तक कि वो अपने एग्जाम के दौरान भी अपनी राइटिंग पर ही ज्यादा समय दे रहा था। नासुओ इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि एक दिन वो अपने पेरेंट्स के सामने बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि रुई उसके पास बैठी है और उसकी देखभाल कर रही है। फिर रुई उससे कहती है क्या तुम्हें याद है कि आज सुबह क्या हुआ था। जैसे ही तुम नीचे आए तुम लिविंग रूम में बेहोश हो गए, लगातार पूरी रात जागने से तुम्हें यही मिलता है, तुम राइटिंग में काफी मशगूल हो गए थे, क्या तुम्हारी कोई डेडलाइन आ रही है या कोई और रीजन है। नासुओ उस पर कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उस रात जब तुमने अपनी हेयर पिन खोई थी तब से मैं ये सोचकर पागल हो रहा हूँ कि मैं असल में क्या करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखते समय अपने ख्यालों को सुलझाने की कोशिश की और मुझे जो जवाब मिला वो ये है कि रुई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हीना ने मेरी फीलिंग्स लौटा दी और हम साथ हो गए, लेकिन देखो इसका अंत कैसे हुआ। जब हम साथ थे तो मैं उससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस दिल में ही दबा लिए होते तो शायद हीना आज भी यहाँ होती, शायद चीजें अभी से बिल्कुल डिफरेंट होती। मैं डर गया था कि तुम मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन रही हो। मैं डर गया था कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स पर फिर से अमल किया तो कहीं वो गलती दोबारा ना कर बैठूं। और वही उलझन मेरा जवाब है कि मैंने उस किस्से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। सुनकर रुई नासुओ के चेहरे पर एक भीगा कपड़ा लगा देती है और नासुओ उस पर कहता है ये बहुत ठंडा है, तुम क्या कर रही हो। फिर रुई उससे कहती है तुम इतने समय से उस सवाल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये बात की तुमने मेरे लिए फिक्र की मुझे खुश करती है। ये कहकर रुई नासुओ के गाल पर किस कर लेती है और साथ में वो उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि लोगों को सिर्फ इसलिए डेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। मैं बस ये जानकर खुश हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो और अगर तुम पहल नहीं करोगे तो मुझे ही पहला कदम उठाना होगा, ये तो चलेगा है ना। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि रुई स्कूल के बाद एक बुक शॉप पर रुकी है और वो एक कुकिंग मैगजीन पढ़ रही है। रुई उस मैगजीन को खरीद कर वापस अपने घर जा रही होती है, लेकिन फिर तभी एक आदमी अचानक से उसे पीछे से गले लगा लेता है और रुई उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे काफी गुस्से से नीचे पटक देती है और पुलिस को आवाज लगाने लगती है। फिर वो आदमी रुई से कहता है हे एक सेकंड रुको, ये मैं हूँ रुई। फिर हमें दिखाते हैं कि वो आदमी असल में रुई के डैड है, मतलब बायोलॉजिकल वाले। रुई के डैड उससे कहते हैं मुझे लगा था कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल गई हो। फिर रुई अपने डैड से कहती है आपको सबक सिखाने के लिए और भी वजह है, इतने टाइम तक आपने एक बार भी कॉल करने की जहमत नहीं उठा सके। और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।